हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 कक्षा 11 रसायन विज्ञान है। तो इसके पहले भी हमने एक वीडियो में आप लोग कुछ बेसिक चीज़ें बताया था। तो उन चीज़ों को आप लोग थोड़ा ध्यान में रखिएगा और उसी के आगे से ये चीज़ जो है क्लास चलेगा होगा, ठीक है। तो बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़िए। कोई भी आपको कन्फ्यूज़न होता है तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। और वहाँ डिस्क्रिप्शन नीचे जो लिखने का टाइपिंग दिया होता है कमेंट बॉक्स, उसमें आप टाइपिंग करेंगे तो आप जो भी क्वेश्चन आपका डाउट होगा हमसे आप पूछ सकते हो, ठीक। जी जी बिल्कुल। तो अभी थोड़ा सा समय का अभाव है, नहीं तो फिर हम लाइव आएंगे तो आप लोग लाइव क्लास में भी हमसे पूछ सकते हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से। तो बस कुछ ही समय बाद हम लाइव आएंगे, तो तब तक आप लोग इसी तरीके से पढ़ते रहिए। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्लास में क्या करना है हम लोग को, किस तरीके से टॉपिक लेकर आए हैं आगे। तो ये सब देख रहे हैं आप लोग, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था ये सब, ठीक। तो आज उसी के आगे से हम लोग पढ़ेंगे। बिल्कुल क्रम से सिलेबस ही पढ़ा जाएगा। सिलेबस के बाहर से कोई भी चीज़ें हम लोग नहीं पढ़ेंगे, ठीक। उनकी क्लास अलग अलग चलेगी जो सिलेबस से बाहर रहते हैं। तो चलिए देखिए, आज हम लोग कुछ प्रमुख गैसों के बारे में पढ़ेंगे और उनके उपयोग के बारे में भी चर्चा करेंगे, ठीक है। उनका उपयोग किस तरीके से किया जाता है और क्या होते हैं, उनका रासायनिक सूत्र क्या है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज। तो चलिए आज यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला जो हेडिंग हमारा इसमें है कि द्रवित पेट्रोलियम गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है जिसको बोलते हैं हम लोग एलपीजी। एलपीजी, ठीक है। ये ये लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है। तो ये है क्या, इसका नाम आप लोग सुने होंगे कि एलपीजी सिलेंडर आते हैं, गैस सिलेंडर जो हम लोग रसोई घर में यूज़ करते हैं। तो ये है क्या, कौन सी गैस होती हैं, तो किसका किस तरीके से बना होता है। तो देखिए जो एलपीजी होता है, इस गैस का घरेलू उपयोग के रूप में प्रयोग किया जाता है तथा एलपीजी के रिसाव का पता लगाने हेतु इसमें एथिल क्रिप्टेन तथा एथिल क्रिप्टेन मिला सकते हैं या थायोएथेन मिलाया जाता है। इन दोनों में से कोई एक मिलाते हैं, जिसके कारण इसमें गंध आती है, ठीक। अब पहली बात इसमें देख लीजिए कि कौन सा गैस होता है। तो इसमें ब्यूटेन का जो है मुख्य घटक है, यही चीज़ जो है एलपीजी में भरा जाता है, ठीक है। एलपीजी सिलेंडर में भरा जाता है और इसका कोई स्मेल नहीं होता है। तो इसमें स्मेल इसलिए मिलाया जाता है ताकि अगर कहीं से एक चूल्हे जो सिलेंडर होता है, अगर इसमें कहीं से भी अगर रिसाव गैस निकल रही है तो हमें पता चल जाए कि हाँ ये गैस लीकेज है। नहीं तो अगर हम माचिस की आग के संपर्क में आएगा तो ये ब्लास्ट कर सकता है, ठीक है, ब्लास्ट कर जाएगा। तो इसीलिए इसमें क्या करते हैं कि हम कौन सा गैस मिलाते हैं, एथिल क्रेप्टेन और थायोएथेन। बस यही आपको याद करना है कि लिक्विड जो एलपीजी गैस होता है ये किससे बना होता है। ब्यूटेन के कुछ मिश्रण होते हैं, ब्यूटेन के द्वारा कुछ कार्बन उच्च कार्बनिक होते हैं यौगिक, इनसे बनते हैं। और इसमें स्मेल के लिए कौन कौन सा गंध मिलाया जाता है, तो एक आपको याद रखना है। क्या आप लोग को याद क्या करना है कि एक एथिल क्रिप्टेन होता है और एक थायोएथेन। यही दो गैसें होती हैं जो सिलेंडर जो हम लोग घरों में यूज करते हैं, घरेलू उपयोग में जो गैस यूज करते हैं एलपीजी का, उसमें ये दोनों गैस मिलाई जाती हैं ताकि हमें दूर से ही स्मेल आ जाए कि हाँ कहीं सिलेंडर है या उसका गैस निकल रहा है, तो हमें पता चल जाए, ठीक है। तो बस यही चीज़ याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ओके ठीक। देखिए आगे है सीएनजी गैस। ये जो है संपीड़ित जो है प्राकृतिक गैस है। और ये सीएनजी होता है, इससे कुछ वाहन भी चलाए जाते हैं। आप लोग कभी सुने होंगे न्यूज़ में कि सीएनजी से जो है जो वाहने हैं वो जो है काफ़ी तेज़ी से जो है इस समय यूज किए जा रहे हैं। तो ये अलग अलग जो है गैसें हैं। तो देखिए सीएनजी होता क्या है। सीएनजी देखिए, सीएनजी एक सर्वोत्तम प्रकार का ईंधन है जो वाहनों में ईंधन के रूप में काम में लाई जाती है। अभी वाहन की बात करें तो देखिए वाहनों में इसका यूज किया जाता है। सीएनजी में जो गैस होती है कौन सी होती है, मेथेन गैस होती है, ठीक है। नेचुरल गैस है मेथेन, आप लोग जानते हैं कहाँ से, इसको मार्स गैस भी बोलते हैं। आप लोग जानते ही होंगे कि जो मेथेन गैस है उसी को मार्स गैस बोलते हैं, ठीक। और ये सड़े गले स्थान जहाँ होते हैं वहाँ पे ये ऑटोमेटिक निकलते हैं, तो इसीलिए इसको प्राकृतिक नेचुरल गैस भी बोलते हैं। तो ये सीएनजी हो गया, ठीक। और सीएनजी का यूज बस याद रखिएगा कि इसका यूज कहाँ किया जाता है, इनका यूज जो है वाहनों में यूज किया जाता है मेथेन का, ठीक। कौन सा गैस होता है इसको याद रखिएगा। आगे देखिए क्या है, आगे है एथिल
सॉरी मेथिल आइसोसाइनाइड, इसका सूत्र देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है CH3 मेथिल होता है, साइनाइड यानी CN हो गया। अब आइसो का यूज करते हैं कहाँ पे, जहाँ पे जब एक ही ग्रुप होता है तो वहाँ पे आइसो लगाते हैं, दो के लिए न्यू लगाते हैं, आप लोग पढ़े होंगे। तो यहाँ पे मेथिल हो गया, तो मेथिल यहाँ पे दिया हुआ है CH3, तो मेथिल हो गया, आइसो साइनेट साइनाइड हो गया, ये साइनाइड दिया हुआ है, तो इसका ये रासायनिक सूत्र हो गया। अब देखिए मेथिल आइसोसाइनेट है क्या, तो एक तरीके से ये बहुत ही विषैला गैस है, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे इसमें लिखा हुआ है कि जो मेथिल आइसोसाइनेट है, साइनाइड है, यह एक विषैली गैस है जो कीट नाशक औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी कीटनाशकों को मारने के लिए जो है इसका यूज किया जाता है मेथिल आइसोसाइनेट का। ठीक है, और आप लोग पता होगा इतिहास कि भोपाल भोपाल में जो है 3 दिसंबर सन 1984 को इसका जो है एक फैक्ट्री में लीकेज हो गया था इस गैस का, वहाँ पे बनता था मेथिल आइसोसाइनेट, तो वहाँ पे क्या हुआ कि इसका लीकेज हो गया, उसके कारण जो है हजारों लोग वहाँ से जो है मृत्यु हो गई थी, वहाँ पे हजारों लोग मरे थे केवल इसी गैस के कारण। तो यह इतना ज़्यादा हानिकारक, इतना विषैला गैस होता है कि अगर आदमी सूंघ लेगा इसको तो उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो यह एक विषैली गैस होती है, जो आप लोग याद रखिएगा कीटनाशक के रूप में किया जाता है, और कीटनाशक वाली जितनी भी दवाइयाँ होती हैं सब विषैली होती हैं। इसलिए जब भी आप लोग इसका छिड़काव या कहीं भी हो छिड़काव तो हमेशा मास्क लगाइए और हाथ में ग्लव्स पहनकर ही इसका छिड़काव करिए। ठीक, और बिल्कुल स्वच्छता से नहीं करेंगे तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगा। ठीक, तो ये बहुत ही जहरीली गैस है, बस इतना याद रखिएगा कि ये जो मेथिल एसोसाइनेट साइनाइड है ये कीटनाशक रूप में यूज किया जाता है। ठीक, तो चलिए आगे चलते हैं। मस्टर्ड गैस के बारे में आप लोग सुने होंगे, मस्टर्ड गैस क्या होता है। ठीक है, तो मस्टर्ड गैस देखिए, मस्टर्ड गैस का पहले तो सूत्र लिख लीजिए क्या होता है। C4 होता है, H8 होता है, और Cl2 होता है, 5 नहीं, हाँ Cl2 ही होता है, और यहाँ पे S होता है सल्फर। ठीक है, ये इसका जो है रासायनिक सूत्र है, इसको कहीं आप लोग लिख सकते हैं, नोट कर सकते हो, C4H8Cl2S। तो ये मस्टर्ड गैस का रासायनिक सूत्र हो गया। अब देखिए ये होता क्या है, मस्टर्ड गैस ये भी एक विषैली गैस है। ठीक, ये भी एक विषैली गैस है जिसका उपयोग प्रथम विश्व युद्ध में रासायनिक हथियार के रूप में हुआ था। जब प्रथम प्रथम जो है विश्व युद्ध हुआ था तो उस समय जो है मस्टर्ड गैस का यूज किया गया था। ये जो है इसको देखिए रसायन द्वारा ये मस्टर्ड गैस बनता है, इसलिए इसको रासायनिक हथियार यानी दुश्मनों को मारने के लिए किया गया तो इसको हथियार बोल दिया गया। यानी मस्टर्ड गैस का यूज सर्वप्रथम जो है प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था उसमें यूज किया गया था मस्टर्ड गैस। ठीक है, और ये एक विषैली गैस है, इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखिए क्या है, आगे है एथिल गैस, एथिलीन गैस है। एथिलीन गैस क्या होती है, तो एथिलीन गैस आप लोग जानते होंगे, एथिलीन गैस क्या होता है, एथिलीन गैस का सूत्र क्या होता है, बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। एथिलीन गैस का सूत्र क्या होता है बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। C2H4 ये एथिलीन का सूत्र है। ठीक है, एथिलीन का ये सूत्र होता है, गैस होता है। तो यह देखते हैं ये जहरीला है या जहरीला नहीं है। इस गैस को ऑक्सीजन के साथ जलाकर वेल्डिंग में प्रयोग लाया जाता है। अच्छा, वेल्डिंग करने वाला आप लोग मशीन देखे होंगे जहाँ पे वेल्डिंग वेल्डिंग होता है, तो इस गैस का यूज उसमें किया जाता है ऑक्सीजन के साथ। जो इसमें तीन चार पाइपें लगी होती हैं जो वेल्डिंग करने मशीन होती हैं, तो इसमें 3 4 पाइप होता है, उसमें एक जो है एयर का पाइप होता है जो ऑक्सीजन को तेज़ी से फ्लो करता है जिससे आग तेज़ी से जलता है। ठीक है, तो उसी में जो है एक पाइप लगी होती है जिसमें एथिलीन गैस होता है C2H4, ये गैस की पाइप लगी होती है। जब यह हवा के संपर्क में आता है तो ये तेज़ी से लगता है जलने, तो ये बिल्डिंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो बस इतना याद रखिएगा। आगे देखते हैं आंसू गैस। आंसू गैस के बारे में आप लोग जानते हैं, आंसू गैस के नाम से पता चल रहा है कि आंसू यानी आंखों में से आंसू निकलना। देखिए इसका यूज ना जो कहीं भीड़ होती है या कहीं दंगा फसाद होते हैं तो वहाँ पे आज के समय पुलिस जो हमारे प्रशासन होती है वो आंसू गैस का यूज करते हैं। अब आंसू गैस का सूत्र क्या होता है लिख लीजिए, CCl3NO2, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग लिख लीजिए। CCl3NO2 ये लाफिंग गैस का सूत्र होता है। तो ये भीड़ भाड़ जो है इलाकों में इसका यूज किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसका उपयोग पुलिस द्वारा भीड़ को भगाने में किया जाता है। यानी कहीं पे भी अगर दंगा फसाद होता है तो हम भाई हमारे देश के ही सब जो है भीड़ करते हैं, दंगा फसाद करते हैं, तो उनको हमारा हक नहीं होता है कि उनको हम जान से मार दें गोली से। तो उनको क्या करते हैं कि आंसू गैस के
से क्या करते हैं, इसको गैस छोड़ देंगे। बंदूक में जो है गोली जैसा होता है, इसको डाल के जब छोड़ते हैं तो ये निकलने के बाद जो है बहुत तेज़ी से गैस इसमें धुआं निकलता है, धुआं निकलता है, और यह इतना तेज़ी से लगता है आँखों में कि आँखों में से लगता है आंसू निकलने, तो इसलिए इसको आंसू गैस कहते हैं। और इसका यूज वहीं भीड़ भाड़ इलाकों में किया जाता है। समझ में आया ये आंसू गैस क्या होता है? अब देखिए आंसू गैस है तो एक इसी में होता है लाफिंग गैस। लाफिंग गैस इसमें है नहीं तो आपको बता दें, लाफिंग गैस क्या होता है, N2O होता है। आप लोग इसको ये लिख लीजिए कहीं, N2O। N2O जो होता है ये लाफिंग गैस है, यानी ये हंसने वाला, यानी इसको जब सूंघ लेंगे आप ना तो आपको आपसे हंसी जो है रुकी नहीं जाएगी। N2O जो है ये लाफिंग गैस है, इसको याद कर लीजिए, कहीं लिख लीजिए, लाफिंग गैस, लाफिंग गैस है ये। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये जो CCl3NO2 है ये क्या है, हमारा आंसू गैस है। यानी ये हंसने, भाई अब केमिकल द्वारा सोचिए क्या क्या बन जा रहा है। आदमी को अगर ये सूंघा दे तो लगेगा हंसने, ये सूंघा तो लगेगा रोने। यानी सारे चीज़ हमारे केमिकल में जो है उपलब्ध है, आप लोग यूज कर सकते हो। किसी को मारना है, किसी को आप लोग घर में मार दिए दो झापड़, उसको बाद उसको हंसाना है तो ज़बरदस्ती अगर हंसाना है तो N2O सूंघा दीजिए, वो हंसता रहेगा, हंसते हंसते पागल हो जाएगा। और किसी ज़्यादा कोई हंस रहा है तो उसको सूंघा देंगे तो रोने लगेगा। ठीक, बिल्कुल आपके हाथों में भावनाएं हैं बच्चों का। तो ये चीज़ है अलग अलग, इन दोनों को याद रखिएगा, लाफिंग गैस और आंसू गैस। चलिए आगे चलते हैं। देखिए इसमें पाउली का अपवर्जन नियम है कुछ, तो ये एग्ज़ाम में बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि पाउली का अपवर्जन नियम क्या होता है। एक पाउली जो है एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने कुछ अपना इलेक्ट्रॉनों को भरने का कुछ नियम दिया, बताया, और क्या होते हैं नियम, तो इनके बारे में आप लोग देखिए ध्यान से। क्या है कि इस नियम के अंतर्गत एक कोश में पाए जाने वाले किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉनों के सभी क्वांटम संख्याएं समान नहीं होते हैं। आप सोचेंगे आप लोग क्वांटम संख्या क्या होता है। देखिए क्वांटम संख्या आप लोगों को क्लास में बताया नहीं गया था, लेकिन फिर भी उस पर एक वीडियो हम बना देंगे। तो देखिए क्वांटम संख्या एक होता है N होता है, L होता है, M होता है, S, ये 4 क्वांटम संख्याएं होती हैं। तो इनका कहना क्या था कि अगर इन चारों क्वांटम संख्याओं को देखा गया तो पाउली ने क्या बताया कि इन चारों क्वांटम संख्याओं के मान कभी भी समान नहीं हो सकते हैं। ठीक है, कि अगर n का मान 2 है, l का मान 2 है, तो m का मान 2 है, लेकिन s का मान 2 नहीं होगा। यानी इनमें से कोई एक न एक का मान जो है सभी के मान से समानता नहीं रखता है। ठीक है, तो ये पाउली का अपवर्जन नियम था। क्या नियम था, इसको आप लोग ऐसे ही बोल सकते हो कि किसी भी एक इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं होते हैं। ठीक है, उसे पाउली का अपवर्जन नियम कहते हैं। और इस पे हम वीडियो बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे कि NLMS के मान कैसे निकाले जाते हैं, क्या होते हैं, बिल्कुल बनाएंगे। ठीक है, बस आप लोग इतना इसको याद रखिएगा यहाँ पे कि पाउली का अपवर्जन नियम था कि किसी भी एक इलेक्ट्रॉन के लिए या किसी एक कोश में पाए जाने वाले किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉनों को, अगर हम दो इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसको भर जाते हैं, या इस कोश में एक इलेक्ट्रॉन ऊपर हो गया, इलेक्ट्रॉन नीचे हो गया, दो इलेक्ट्रॉन चाहे एक इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इसमें दोनों के जो है NLMS के मान समान नहीं होंगे। दोनों इलेक्ट्रॉन की बात की जा रही है, एक इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं, दोनों। ठीक है, तो बस इतना याद रखिएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं आप बाऊ, ये भी इंपॉर्टेंट है। आप बाऊ का सिद्धांत क्या है भाई? आप बाऊ का सिद्धांत ये है कि आप बाऊ ने संक्रमण धातुओं के स्थायित्व को प्रदर्शित करने के लिए विशेष प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का निर्धारण किया, जिसके अंतर्गत तत्वायतम कोश में पहले इलेक्ट्रॉन के पूर्णतः भरा जाता है भरना, तथा इसके बाद अंतर्गत कोशों में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। यानी कुल मिला के इसका मतलब ये है, देखिए, चलिए देखिए, सबसे बड़ी बात ये है इसमें समझने के लिए कि सबसे बड़ी बात यह है कि जो आप बाऊ हैं ये तो पहले किसी किसी का नाम है नहीं। आप बाऊ कोई वैज्ञानिक नहीं है। ठीक है, ये एक जर्मन भाषा का वर्ड है। ठीक है, जर्मन भाषा का, और इसका जो है अर्थ होता है रचना, होता है रचना बोलते हैं इसको, कहीं कहीं रचना मिलता है, रचना, रचना या निर्माण बोलते हैं। ठीक है, ये अबाव का मतलब होता है रचना निर्माण, ये जर्मन भाषा का वर्ड है, तो ये वैज्ञानिक नहीं है, थोड़ा कन्फ्यूजन मत रहिएगा। तो देखिए इनका नियम क्या था कि जो ऊर्जा स्तर होता है इलेक्ट्रॉनों के भरने का, एक अलग अलग ऊर्जा स्तर होता है। जैसे पहला कोष का ऊर्जा स्तर कुछ और है, दूसरे का कुछ और है, तीसरे का अगर आते हैं तो इसका ऊर्जा स्तर कुछ और है। तो इन्होंने यही बताया कि इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षकों में जब भरते हैं तो क्या होता है कि उनका जो भरने का स्तर होता है वह बढ़ता जाता है। यानी इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षकों में बढ़ते हुए ऊर्जा स्तर के क्रम में प्रवेश करते हैं। बस इनका यही नियम है।
तो आप लोग बस याद रखना कि जो ऊर्जा स्तर होता है, जैसे यहाँ पे 1s2 हो गया, ठीक है, पहले 1s में भरा 1s2, फिर उसके बाद 2s2, यानी ऐसे लगाते जाएंगे 2s2, उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा 2p6 हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 3s2 हो जाएगा, ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉन देखेंगे हम तो बढ़ते हुए ऊर्जा स्तर क्रम में प्रवेश कर रहे हैं विभिन्न कक्षकों में। तो यही इनका जो है ये जो नियम बताया गया बाउ के द्वारा कि इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षकों में बढ़ते हुए क्रम में प्रवेश करते हैं। समझ में आ गया होगा आप लोग को। किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो यही नियम के जरिए हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। हाँ, कुछ अपवाद हैं, वो बात की बात है, लेकिन जो इनका बेसिक फंडा है यही है, ठीक है। तो आज हमने दो नियम पढ़ा, एक क्या था आप बाउ का सिद्धांत, एक था पाउली का पोर्जन नियम। एक बार फिर से देख लीजिए, पाउली का पोर्जन नियम क्या कहता है कि किसी भी एक जो है किसी भी एक कोश में पाए जाने वाले दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान जो होते हैं एन, एल, एम और एस के मान समान नहीं होते हैं, ठीक है। और दूसरा नियम क्या था आप बाउ का सिद्धांत कि आप बाउ ने यह बताया कि इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षकों में जब भरते हैं तो बढ़ते हुए ऊर्जा स्तर के क्रम में प्रवेश करते हैं। आप लोग इस चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं, इसका ऊर्जा स्तर इससे अधिक है, यानी यह कम है, ये अधिक हो गया, ये उससे अधिक ये हो गया, उससे अधिक ये हो गई, उससे ये, उससे ये, उससे ये, उससे ये, यानी देख सकते हैं कि ऊर्जा स्तर उनका बढ़ रहा है। आगे जाने पर ऊर्जा स्तर क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। तो ये उनका नियम हो गया, आप लोग समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ उदाहरण भी दिया हुआ है कि यहाँ पे देखिए उदाहरण में कोबाल्ट हमने लिया, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए यहाँ पे किया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 27 होता है परमाणु क्रमांक। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 के बाद फिर 3d आता है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें आगे लिखा हुआ है 4s को हम पहले भी लिखते हैं और 3d को बाद में। अगर आपको पता है तो आप बाद में भी लिख सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन पहले 4s में ही भरिएगा, ठीक, उसके बाद 3d 7। तो ये हमारा जो है कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब आप लोग इसमें देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम है ये ऊर्जा स्तर इनका आगे जाने पे बढ़ रहा है। तो इसको हम इस तरीके से दर्शाते हैं, इस तरीके से कि ऊर्जा स्तर जो है आगे जाने पे विभिन्न बढ़ता हुआ, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एक और यहाँ पे देखिए दिया हुआ है क्रोमियम का Cr, ये क्रोमियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया हुआ है। यहाँ पे Cr24 होता है, इसका भी देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पे हुआ है, तो बिल्कुल सही ढंग से। तो आप लोग इसको भी देख सकते हैं। तो ये हो गया आपका इनका नियम, तो समझ गए होंगे आप लोग। नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग पूछ लेंगे हमसे एक बार और, ठीक है बच्चों। तो आगे और देख लेते हैं कुछ क्या चीज़ें हैं। आगे देखिए कुछ कार्बन डाइऑक्साइड या कुछ गैसें हैं, उनके बारे में आप लोग इसमें देख सकते हो कि क्या चीज़ें हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का आप लोग यूज़ भी जानते रहिए, यूज़ कहाँ किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का आप लोग जानते रहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा यूज क्या होता है, जो पादप पौधे होते हैं उनके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किया जाता है। ये अहम भूमिका निभाता है कार्बन डाइऑक्साइड। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहे, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होता है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहे तो पौधे जो होते हैं वृद्धि नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और पौधे नहीं रहेंगे तो हम नहीं रह पाएंगे, यानी एक दूसरे से सब डिपेंड होते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें है कि यह इस गैस का जो यूज होता है आग बुझाने में किया जाता है। CO2 में कार्बन इतनी भरपूर मात्रा में होती है कि यह जो है आग को ऑक्सीजन नहीं दे पाता। जब आग पे इसको डाला जाता है कार्बन डाइऑक्साइड तो आग जो होती है ऑक्सीजन नहीं ग्रहण कर पाता है, जिससे आग बुझ जाती है। दूसरा है यह गैस हरित गृह प्रभाव का मुख्य घटक है। आगे है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ भी कहते हैं। ये तो जानते ही आप लोग, CO2 जो है शुष्क बर्फ है, ये बिल्कुल ठंडा बर्फ जैसा H2O वाले बर्फ जैसा ही रहेगा, लेकिन ये डायरेक्ट जब इसका ऊर्ध्वपातन होगा तो गैस अवस्था में हो जाता है, ठीक है। ये लिक्विड फॉर्म में नहीं होता है, और ये जल होता है तो लिक्विड आपकी सतह जो है गीली हो जाती है, लेकिन CO2 का सतह जहाँ रखते हैं वहाँ गीला नहीं होता है, डायरेक्ट ऊर्ध्वपातन हो जाता है, धुआं गैस बन के उड़ जाता है, ठीक। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का यूज हो गया। आगे है द्रव नाइट्रोजन। द्रव नाइट्रोजन के बारे में देख लीजिए। इस गैस का यूज डासिंग फ्लोर पर धुएं के निर्माण के लिए किया जाता है। द्रव हाइड्रोजन और द्रव नाइट्रोजन का प्रयोग रॉकेट, मिसाइल व बड़े उद्योगों में भारी मशीनों में ईंधन के रूप में किया जाता है, ठीक है। ये नाइट्रोजन जो लिक्विड फॉर्म में होता है नाइट्रोजन, इसका योग जो रॉकेट वॉकेट आप लोग देखते हैं उसमें यूज किया जाता है ईंधन के रूप में, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा, और जो चीज़ नहीं आता आप लोग पूछ लीजिएगा। और इसमें अल्फ़ा बीटा कुछ किरणें हैं, तो इसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, कुछ चीज़ें और बची हुई हैं तो ये हम लोग देख लेंगे कल के वीडियो में। और बाकी इसके बाद और सिलेबस आप लोग देखते रहिए, जो डाउट होता है आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चा, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, गुड बाय।